हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मोबाइल ट्यूशन। प्यारे बच्चों, अब आपको ट्यूशन पढ़ने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका मोबाइल ही आपके लिए ट्यूशन का काम करने वाला है। प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए आपको मोबाइल ट्यूशन चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके साथ में जो बेल का बटन है उसको प्रेस करना है, सो दैट मैं जो भी वीडियो अपलोड किया करूँ वो टाइम टू टाइम आपके पास पहुँच जाया करे। तो प्यारे बच्चों, जो आज का लेक्चर है वो क्लास 11th के लिए है। क्लास 11th में हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर पढ़ रहे थे। उसके तकरीबन 3 वीडियोस हम कर चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। फिर उससे अगले वीडियो में प्यारे बच्चों हमने क्या देखा, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है, पूरी डिटेल में उसको पढ़ा। पूरे का पूरा लेक्चर सिग्निफिकेंट फिगर को ही डेडिकेट कर दिया। फिर उसके बाद हमने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डायमेंशन एनालिसिस पढ़ा, उसकी थ्योरी समझी क्या होता है, और उस पर बेस जितने तरह के न्यूमेरिकल बन सकते थे मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स को हमने करने की कोशिश की। तो प्यारे बच्चों, आज का जो लेक्चर है दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। ये लेक्चर जो है बच्चों, इस लेक्चर में जो टॉपिक हम पढ़ेंगे ये आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू में भी और आपके स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, आज के टॉपिक का नाम है एरर एनालिसिस। क्या नाम है बच्चों आज के टॉपिक का? एरर एनालिसिस। एरर क्या होता है? प्यारे बच्चों, फिजिक्स में मेज़रमेंट के दौरान हमसे जो गलतियां हो जाती हैं उसको ही हम एरर बोलते हैं। अब गलतियां और मेज़रमेंट के दौरान ये क्या है, इसको थोड़ा इस तरह से समझो। प्यारे बच्चों, जैसे ये एक रोड है, मैंने इसकी लेंथ मेज़र करने के लिए आपको बोला। इस रोड की लेंथ एक्चुअल में जो है दैट इज़ 4.03। तो मैंने आपको बोला कि आप इसकी लेंथ मेज़र करो। ये मुझे पता थी, ये इसकी क्या है? ट्रू वैल्यू। ये इसकी क्या है? ट्रू वैल्यू। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसकी लेंथ को मेज़र करो इस रोड की। ये जो है इस रोड की एक्चुअल लेंथ है। तो अब आप मेज़र करने जा रहे तो मेजर्ड वैल्यू लिखेंगे इसको। तो बच्चों, आपने क्या किया, आपने इसकी रोड की लेंथ को मेज़र कर लिया 4.04। आपके फ्रेंड को मैंने बोला आप भी मेज़र करो, तो उन्होंने मेज़र कर लिया 4.02। तो ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, दोनों ही केस में हम एक्चुअल वैल्यू तक नहीं पहुंच पाए। इसमें हमने क्या किया, 0.01 एक्स्ट्रा पढ़ लिया, और इसमें हमने क्या किया, 0.01 कम पढ़ लिया तो माइनस। तो प्यारे बच्चों, यही होता है एरर। यही होता है एरर। जो ट्रू वैल्यू है उसमें से मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, कितना एरर आपने किया। राउंड फिगर में बात करूं, जैसे कि सपोज करो इसकी लेंथ थी 5 सेंटीमीटर, आपने पढ़ ली 5.01 सेंटीमीटर, तो आपने कितना एक्स्ट्रा पढ़ लिया, 0.01 सेंटीमीटर। कितना? 0.01 सेंटीमीटर। तो आपने एरर कितने का कर दिया, 0.01 सेंटीमीटर का। आपके फ्रेंड ने इसको पढ़ लिया 4.99, तो आपके फ्रेंड ने कितना एरर कर दिया, 0.01 का। लेकिन उसने कम पढ़ी, आपने ज़्यादा पढ़ी। तो प्यारे बच्चों, बस यही होता है एरर, कि ट्रू वैल्यू को ना पढ़कर हम कुछ और वैल्यू पढ़ लेते हैं, इसी को एरर बोल देते हैं। अब होता है बच्चों अगला टॉपिक टाइप्स ऑफ एरर, कि एरर की कितनी टाइप है और कितनी तरह से एरर को हम कितनी कैटेगरी में एरर को हमने डिवाइड किया गया है। तो इसकी अगली हेडिंग लगाओ बच्चों, टाइप्स ऑफ एरर। तो एरर आपको पता लग गया बच्चों, एरर होता क्या है? एरर इज ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। एरर इज ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो बच्चों, टाइप्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर। देखो बच्चों, 2 तरह के टाइप्स होते हैं एरर के। पहला सिस्टमैटिक एरर। क्या होता है? सिस्टमैटिक एरर। और दूसरी टाइप है जो बच्चों एरर की, दैट इज रैंडम एरर। अब कौन सा एरर सिस्टमैटिक है और कौन सा एरर रैंडम एरर है, तो आप उसको देख लेते हैं। देखो बच्चों, यदि हमें रीज़न पता है कि एरर क्यों हो रहा है, यदि हमें रीज़न मालूम है कि एरर क्यों हो रहा है, तो वो कौन सा एरर बन जाता है? सिस्टमैटिक एरर। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ एरर in which cause of error is known. Cause of error is known to us. This type of error can be removed. अभी एग्जाम्पल से समझाऊंगा।
कैन बी रिमूव्ड। इस तरह के एरर को हम रिमूव कर सकते हैं। और रैंडम एरर क्या होता है? व्हेन द कॉज इज नॉट नोन, व्हेन द कॉज इज नॉट नोन, ठीक है। दिस टाइप ऑफ एरर, जब कॉज ही नहीं पता तो हम इस एरर को ख़त्म ही नहीं कर सकते। दिस टाइप ऑफ एरर कैन नॉट रिमूव। इस तरह के एरर को हम रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। बट इस तरह के एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, बट वी कैन मिनिमाइज दिस टाइप ऑफ एरर, मिनिमाइज दिस टाइप ऑफ एरर by increasing the number of observation। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम बढ़ा दें तो इस तरह के एरर को हम कम कर सकते हैं, और सिस्टमैटिक एरर को हम बिल्कुल रिमूव कर सकते हैं। कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है बच्चों। दो तरह के एरर होते हैं, आपको पता लगा। वन बाय वन इनको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हेडिंग लो सिस्टमैटिक एरर और उसके टाइप्स। सिस्टमैटिक एरर जो है वो क्यों हो सकता है? मैंने बोला ना, जब कॉज इज नोन। सिस्टमैटिक एरर कौन सा एरर होता है? जिस एरर की कॉज हमें पता है, मतलब हमें रीज़न पता है कि एरर क्यों हो रहा है। तो हेडिंग लो बच्चों सिस्टमैटिक एरर। ये तो पता लग गया ना आपको कि सिस्टमैटिक एरर होता कौन सा है। कौन सा होता है? जब कॉज नोन हो, व्हेन कॉज इज नोन, व्हेन कॉज इज नोन, ठीक है। कॉजेज में भी, कॉजेज में भी कौन कौन सी कॉजेज हो सकती हैं? पहली कॉज इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है बच्चों। पहला जो सिस्टमैटिक एरर है, सिस्टमैटिक एरर क्यों हो सकता है बच्चों? इसकी कॉज क्या है? मैंने बताया ना, सिस्टमैटिक एरर वो एरर है जिसकी कॉज हमें पता है। अगर हमें कॉज पता है तो क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली कॉज क्या हो सकती है? इंस्ट्रूमेंटल एरर, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हो मेज़र करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को, तो प्यारे बच्चों वो इंस्ट्रूमेंट ही ख़राब है। अगर वो इंस्ट्रूमेंट ख़राब है तो आप जितना मर्जी फाइन रीडिंग लेने की कोशिश करो, आप करेक्ट रीडिंग नहीं ले पाओगे। सपोज करो जैसे इस रोड की लेंथ मेज़र करने के लिए मैंने आपको बोला और मैंने आपको एक स्केल दिया, और वो जो स्केल था ना वो बहुत पुराना था, वो स्केल बहुत पुराना था, तो उसके ऊपर जो मार्क थे ना मिलीमीटर्स के, वो थोड़े से क्या हुआ, फेड हो चुके हैं। तो प्यारे बच्चों अब जैसे 5.2 जैसे स्केल आपके पास जो ज्योमेट्री में स्केल होता है उसमें वो सेंटीमीटर का स्केल होता है ना बच्चों, एक तरफ इंच होते हैं एक तरफ सेंटीमीटर होते हैं। ये 0, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, तो इनके बीच में कितने होते हैं? 10 मिलीमीटर्स होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 10 मिलीमीटर्स होते हैं, ठीक। तो प्यारे बच्चों अब सोचो कि ये जो है, जो 2 मिलीमीटर के निशान है, ये मिटे हुए हैं, ये फेड हो चुके हैं, बहुत पुराना हो चुका है। तो एक्चुअल में रीडिंग थी 1.7, लेकिन आपके यहाँ तो जो 1.7 वाला जो मार्क था वो फेड हो चुका है। आपके यहाँ पर मार्क है 1.6 और 1.8, तो आपको पता ही नहीं लगेगा। आप या तो रीडिंग 1.6 ले लोगे या 1.8 ले लोगे। इसमें आपका कसूर नहीं, इसमें किसका कसूर है? इंस्ट्रूमेंट का। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुका है और उसके वजह से हमारे को मेजरमेंट के दौरान एरर देखने को मिल रहा है। क्या इस एरर को हम ठीक कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। कैसे? या तो उस स्केल को रिप्लेस कर दो एक नए स्केल से, नया स्केल खरीद लो, उससे रीडिंग ले लो, तो एरर क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, और दूसरा तरीका क्या है? आपको पता है कि 0.1 मिलीमीटर का या 1 मिलीमीटर का इसके अंदर मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है, जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है 1 मिलीमीटर का एरर कर रहा है। तो आपने जो फाइनल वैल्यू ली उसमें 1 मिलीमीटर ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, वो देखना पड़ेगा कि आप रीडिंग क्या पढ़ रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि इस टाइप के एरर को हम रिमूव कर सकते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को चेंज करके। तो आई होप आपको क्लियर हुआ कि इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है। इंस्ट्रूमेंटल एरर वो होता है जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से आता है, ठीक। उसमें ऑब्जर्वर की, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है उसकी मिस्टेक नहीं होती, बल्कि जो अपरेटस या जो इंस्ट्रूमेंट वो यूज़ कर रहा है उसी में फॉल्ट होता है। और ये फॉल्ट कई बार मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर भी होता है और नए इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी फॉल्ट देखने को मिल जाता है। ऐसा नहीं कि पुराना है तो ही होगा। तो प्यारे बच्चों, लेकिन जो भी हो, पुराना
पुराना हो या नया हो, लेकिन इसकी कॉज को हम रिमूव कर सकते हैं। तो सिस्टमेटिक इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है बच्चों? दिस error occurs due to some defects in instrument। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में आने वाले डिफेक्ट की वजह से जो एरर होता है उसको इंस्ट्रूमेंटल एरर बोल देते हैं, और वो आता किस में? सिस्टमेटिक एरर की कैटेगरी में। तो प्यारे बच्चों, अगला एरर क्या हो सकता है? इम्परफेक्शन इन टेक्निक। इम्परफेक्शन इन टेक्निक ऑफ एक्सपेरिमेंट। इम्परफेक्शन इन टेक्निक ऑफ एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है? एक्सपेरिमेंट को जिस तरह से किया जाना चाहिए था आप उस तरह से नहीं कर रहे, किसी और प्रोसीजर से कर रहे हो, किसी और प्रोसीजर को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो। फॉर एन एग्जांपल बच्चों, जैसे सपोज करो मैं आपको बोलूं कि आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर नोट करो और मुझे बताओ। आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर नोट करो और मुझे बताओ, तो क्या करोगे आप? थर्मामीटर लोगे, उसको जीभ के नीचे रखोगे और टेम्परेचर नोट करके बता दोगे। लेकिन मैं उसी समय आपको बोलूँ, एक छोटा सा बच्चा है 1-2 साल का, उसका टेम्परेचर लो और मुझे बताओ। तो प्यारे बच्चों, आप क्या करोगे? छोटे बच्चों को हम थर्मामीटर जीभ के नीचे नहीं रखते, तो हम क्या करते हैं? आर्म पिट के नीचे बगल में रख देते हैं। तो जब हमने बगल में रखा थर्मामीटर को और बच्चे की बॉडी का टेम्परेचर नोट किया, तो उस समय वो टेम्परेचर एक्यूरेट नहीं होता, वो और लोअर होता है। क्या होता है? लोअर टेम्परेचर मिलता है हमारे को, जबकि जीभ के नीचे जो टेम्परेचर था वो एक्चुअल में कुछ और था। जैसे सपोज करो 98.4 है उस बच्चे की बॉडी का टेम्परेचर, कितना? 98.4। लेकिन आप उसी को अगर आर्म पिट के नीचे थर्मामीटर रख के कैलकुलेट करोगे, मेज़र करोगे, तो प्यारे बच्चों वो अराउंड 98.2 आएगा, 98.1 आएगा, मतलब 98.4 से कम आएगा। तो कहने का मतलब है कि इस बार हमने उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए एक अलग प्रोसीजर को फॉलो किया, जिसकी वजह से क्या हुआ? जो मेजर्ड वैल्यू थी उसके अंदर एरर आया। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। क्या हुआ? इम्परफेक्शन इन टेक्निक। तो दिस टाइप ऑफ एरर अकर्स ड्यू टू दिस टाइप ऑफ एरर अकर्स by not following the proper procedure। ठीक है बच्चों, इसी के अंदर एक और बात है जो इसमें, यहाँ का बोर्ड आपको विजिबल है? 1 मिनट में देख लो कहाँ तक विजिबल है बोर्ड आपको। हाँ, ये भी पोर्शन विजिबल है। तो प्यारे बच्चों, जो तीसरे टाइप का एरर है, सिस्टमैटिक एरर का ही पार्ट, दैट इज एक्सटर्नल फैक्टर्स भी एरर कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने एक पेंडुलम दिया, पेंडुलम समझते हो ना, बॉब जो इधर उधर यूं यूं घूमता है। मैंने वो पेंडुलम दिया और मैंने कहा ये कितनी देर में एक ऑसिलेशन करता है, इसका टाइम पीरियड नोट करके मुझे बताओ। अब यहाँ पर बच्चों एक्सटर्नल फैक्टर, सपोज करो बहुत तेज हवा चल रही है, तो वो उसके टाइम पीरियड में एक्चुअल टाइम पीरियड जो है वो ना पता लगकर हमें कम पता लगेगा। क्यों? क्योंकि हवा की वजह से भी उसकी मूवमेंट फास्ट हो जाएगी, तो हम एक्चुअल टाइम पीरियड कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो एक्सटर्नल फैक्टर जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, विंड वेलोसिटी, ये सब भी कई बार एरर के कॉज बन जाते हैं, लेकिन इन सब एरर्स को हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, wind velocity can also cause error। आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक, तो प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये है सिस्टमेटिक एरर। तो आपको पता लगा एरर बेसिकली था क्या? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। जो ट्रू वैल्यू थी वो ना लेकर हमने कुछ और वैल्यू को पढ़ लिया। अब जो वैल्यू एक्चुअल थी उसमें से जो वैल्यू आपने पढ़ी उसको माइनस कर दो, तो आपको एरर मिल जाएगा। अब एरर प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी। क्यों? जैसे इसकी लेंथ थी 5,
आपने पढ़ लिया 5.1, तो एरर कितना हो गया +0.1। ठीक, इसको आपने पढ़ लिया 4.9, तो एरर कितना हो गया -0.1। तो एरर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है बच्चों। और सिस्टमेटिक एरर क्या ऐसा एरर था जिसकी कोज हमारे को नोन होती थी, और ये 3 टाइप्स का देखा हमने। इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल डिफेक्ट की वजह से, इम्परफेक्शन इन टेक्निक बाय नॉट फॉलोइंग द प्रॉपर प्रोसीजर, और लास्ट में हमने देखा एक्सटर्नल फैक्टर लाइक प्रेशर, विंड वेलोसिटी वगैरह। लेकिन इन सब एरर्स को हम रिमूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कॉज पता है। जब हमें अपनी कमी पता होती है तो हम उसको दूर कर सकते हैं। जब कमी ही नहीं पता तो फिर हम कैसे दूर करेंगे। तो इसके बाद एरर की हम सेकेंड टाइप पढ़ेंगे, दैट इज रैंडम एरर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। 1 2 3। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, अगली हेडिंग लगाओ प्यारे बच्चों, दैट इज रैंडम एरर। एरर की सेकेंड टाइप दैट इज रैंडम एरर, दैट इज रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होता है? दिस टाइप ऑफ एरर व्हेन द कॉज ऑफ एरर इज नॉट नोन, व्हेन द कॉज ऑफ एरर is not known, such type of error is random error। इसकी कॉज क्या होती है बच्चों? सॉरी, ये क्यों हो सकते हैं, मतलब इसकी कॉज तो हमारे को पता ही नहीं, लेकिन ये एरर हो क्यों रहा है? ये एरर हो रहा है बच्चों ऑब्जर्वर के इनएक्सपीरियंस की वजह से। किसकी वजह से? ऑब्जर्वर के इनएक्सपीरियंस की वजह से। आप सपोज कर लो ऑब्जर्वर का इनएक्सपीरियंस, जैसे ऑब्जर्वर एक्सपेरिमेंट के दौरान पूरा ध्यान नहीं दे रहा, रीडिंग कुछ और थी, उसने रीडिंग कुछ और पढ़ ली, तो अब इस कोर्स को हम हटा ही नहीं सकते। ठीक, उसके बाद जैसे कि सपोज करो मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला, साथ में आपके 4 फ्रेंड भी हैं, आप सब मिलके गपशप कर रहे हो, तो उस समय जो एक्चुअल रीडिंग होगी आप नहीं ले पाओगे, आप कोई और रीडिंग पढ़ लोगे। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? ड्यू टू इनएक्सपीरियंस एंड केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर। तो दिस टाइप ऑफ एरर एग्जिस्ट ड्यू टू इनएक्सपीरियंस एंड केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर। दिस टाइप ऑफ एरर exist due to inexperience and carelessness of ऑब्जर्वर की केयरलेसनेस की वजह से ये एरर हमें देखने को मिलता है। अब इस एरर को हम क्या ख़त्म कर सकते हैं? नहीं, इस एरर को हम ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हम इस एरर को कम कर सकते हैं। जैसे इस वाली रोड की मैंने लेंथ लेने के लिए आपको भी बोल दिया, आपके फ्रेंड को भी बोल दिया, तीसरे फ्रेंड को भी बोल दिया, चौथे फ्रेंड को भी बोल दिया, पांचवें फ्रेंड को भी बोल दिया, सभी मेरे पास लेकर एक रीडिंग आ गई। तो मैंने उन सब रीडिंग को ऐड किया और उनका मीन निकाल लिया, तो जो मीन आया वो मेरे को ट्रू वैल्यू के आसपास मिल जाएगा। मैंने एरर को ख़त्म नहीं किया, लेकिन एरर को कम कर दिया। कैसे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को बढ़ाकर। तो दिस टाइप ऑफ एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये था थ्योरेटिकल पार्ट एरर का। अब इस पर बेस्ड कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं और आपसे क्या क्या पूछा जाता है, उन सब बातों को अब हम डिस्कस करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड लेट्स मूव टू द न्यूमेरिकल पार्ट। 1 2 3। ओके बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों, हेडिंग लगाओ। जैसे कि अब आपको किस तरह से न्यूमेरिकल दिया जाएगा, जैसे सपोज कर लो एक रोड है, ठीक है, ये एक रोड है, इसकी लेंथ लेने के लिए मैंने आपको बोला कि इसकी लेंथ को मेज़र करो। तो आपको मैंने 5-6 लोगों को बोला कि इसकी लेंथ को मेज़र करो। तो जो रीडिंग्स थी ना बच्चों वो कुछ इस तरह से थी, 1.29 मीटर, 1.32 मीटर, 1.30 मीटर, 1.33 मीटर, 1.34 मीटर, 1.36 मीटर एंड 1.33 मीटर।
तो इस तरह से मैंने 6-7 लोगों को बोला इस रोड की लेंथ को मेज़र करो। इस तरह से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिया होगा कि एक एक्सपेरिमेंट था जिसके अंदर डिफरेंट रीडिंग्स को हमने नोट किया। अब वो आपसे पूछेगा क्या, वो पूछेगा इसकी मीन वैल्यू बताओ। क्या पूछेगा बच्चों? मीन वैल्यू बताओ। याद रखना मीन वैल्यू को ही हम ट्रू वैल्यू कंसीडर करते हैं, ट्रू वैल्यू। फिर उसके बाद वो पूछ लेगा एब्सोल्यूट एरर बताओ, एब्सोल्यूट एरर बताओ, ठीक। फिर उसके बाद वो पूछ लेगा मीन एब्सोल्यूट एरर बताओ, मीन एब्सोल्यूट एरर बताओ। इसके बाद बच्चों वो आपसे पूछ लेगा फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर बताओ। फ्रैक्शनल या रिलेटिव, ये दोनों एक ही नाम से जाने जाते हैं, फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर बताओ। इसके बाद वो आपसे पूछ सकता है परसेंटेज एरर। क्या पूछ सकता है? परसेंटेज एरर, ठीक है प्यारे बच्चों। इस तरह से वो आपको न्यूमेरिकल देगा। सबसे पहले बच्चों मीन वैल्यू क्या होती है? मीन वैल्यू मतलब ट्रू वैल्यू। जितनी भी रीडिंग्स आई x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 इन सब का सम कर दो और मतलब मीन निकाल लो इनका और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से इनको डिवाइड कर दो। 7 ऑब्जर्वेशन है, 7 से डिवाइड हो जाएगा टोटल सम, तो आपको क्या मिल जाएगी बच्चों? मीन वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? देखो बच्चों, एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है कि हर बंदा कितनी गलती कर रहा है। ये फर्स्ट पर्सन था, इसने 1.29 रीडिंग ली, इसने कितनी गलती की? गलती मैं कैसे निकालूंगा? ट्रू वैल्यू जो मुझे मीन वैल्यू से मिली, मीन वैल्यू में से इस पर्सन ने जितनी वैल्यू नोट करके मेरे पास लाया उसकी वैल्यू को माइनस कर दूंगा और बता दूंगा तूने इतनी गलती करी। अब मैंने सेकंड पर्सन को बुलाया, उसने मुझसे पूछा सर मैंने कितनी गलती करी। मैं क्या प्रोसीजर फॉलो करूंगा? मेरे पास जो ट्रू वैल्यू है, और ट्रू वैल्यू कहाँ से आई? मीन वैल्यू। इन सब का मीन निकाला मैंने, उसमें से जितनी वैल्यू उसने मुझे बताई थी उसकी वैल्यू को माइनस कर दूंगा। तो बच्चों मुझे क्या मिल जाएगा कि उस पर्टिकुलर पर्सन ने कितना एरर किया। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? बच्चों सभी बच्चों ने कुछ ना कुछ एरर किया है, सभी बच्चों ने कुछ ना कुछ एरर किया है। उन सबके एरर का मैं मीन निकाल लूँगा, उन सबके एरर का मैं मीन निकाल लूँगा। अब मैं एक एक बंदे का एरर तो याद नहीं रखूँगा, मैं सबके एरर का मीन निकाल लूँगा और जो सबके एरर का मीन आएगा उसी को मैं क्या बोल दूँगा? मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर इसके बाद आता है बच्चों फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर क्या होता है? जब मैं मीन एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा, मतलब मीन वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझको मिल जाएगा बच्चों फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर। और परसेंटेज एरर क्या होता है? परसेंटेज एरर बच्चों होता है जब मैं फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो आंसर मुझे मिलेगा वो परसेंटेज की फॉर्म में मिल जाएगा। तो ये सब 4-5 बातें आपको करने के लिए बोलेगा जो कि बहुत आसान है। चलो बच्चों देखते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं मीन वैल्यू। और एक बात ध्यान रखना, चलो अभी बताऊंगा। x1 कितना है बच्चों? अब मैं क्या निकालने जा रहा हूँ? मीन वैल्यू। क्या निकालने जा रहा हूँ? मीन वैल्यू। मीन वैल्यू कैसे निकलेगी? x1 कितना है? 1.29। x2 कितना है? x2 कितना बच्चों? 1.32। x3 कितना है? x3 है 1.30। x4 कितना है? 1.33, ठीक। और x5 कितना है? 1.34। x6 कितना है? 1.36। x7 कितना है बच्चों? x7 है 1.33, ठीक है बच्चों। ये सब मिल गया। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे मीन वैल्यू निकालनी है। और मीन के लिए क्या सिंबल होता है? इस तरह से इसके ऊपर ये लगा देते हैं। मीन वैल्यू क्या होगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। मीन तो निकालना आपको आता ही होगा ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये फार्मूला होता है। तो इन सबको मैं क्या लिख दूंगा? एक्स बार। एक्स बार किसके इक्वल आ गया बच्चों? लगाओ, एक्स बार किसके इक्वल आ जाएगा? इन सब का सम कर लो। 9 और 2 11 और 3 14 और 4 18, 18 और 16 24 27, 2 2 4 3 7 3 10 3 13 3 16 3 19 और 3 22, 2 2 3 4 5 6 7 8 9, 9.27। तो ये क्या आ गया बच्चों? समेशन ऑफ एक्स। सबका सम कितना आ गया? 9.27, ठीक है बच्चों। इन सब ऑब्जर्वेशन का सम कितना है? 9.27। 9 2 11 3 14 4 18 6 24 3 27 4 3 7 3 10 3 13 3 16 3 19 3 22 7 और 2 9, ठीक है। अब ये क्या निकल गया बच्चों? सब ऑब्जर्वेशन का सम निकल गया, ऑल दी ऑब्जर्वेशन। अब मैं मीन निकालने के लिए क्या करूँगा? मीन का फार्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जो कि कितना आया? 9.27 अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशन है ये? 7। अब इनको डिवाइड कर दो, क्या आंसर आएगा बच्चों? 7 1 जा 7, 2 7 3 जा
21 1 7 2 जा 14, 3 बचा 0 7 4 जा 28, 2 बचा 0 7 2 जा 14। अब देखो बच्चों आंसर क्या है आपका 1.3242। मीन वैल्यू कितनी आई 1.3242। मीन वैल्यू बच्चों कितनी आई 1.3242। लेकिन हमें लेनी कितनी डिजिट है, जितनी इसमें दी हुई है। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है हमारे को गिवन क्वेश्चन में, सबके पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। कितनी है 2 डिजिट। तो हमें आंसर में भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहिए। अब 2 डिजिट चाहिए तो तीसरे को देखेंगे, तीसरा 5 से छोटा है तो बस यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो बच्चों मीन कितना आ गया 1.32। मीन में कितना है बच्चों 1.32। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। मीन वैल्यू हमने निकाल ली जो कि किसके इक्वल आ गई बच्चों 1.32 के इक्वल। ठीक है, चलो अब हम कोशिश करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने की। क्या निकालेंगे अब हम मीन एब्सोल्यूट एरर। देखो बच्चों मीन एब्सोल्यूट एरर, पहले हम उससे पहले क्या निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। एब्सोल्यूट एरर, सबसे पहले तो एब्सोल्यूट एरर निकलेगा। एब्सोल्यूट एरर बच्चों होता क्या है, अभी अभी मैंने बताया ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू ऑफ ईच पर्सन। ठीक है, अब देखो इसको हम लिखते कैसे हैं बच्चों, डेल x1। ये क्या है एब्सोल्यूट एरर, मतलब जो पहला बंदा एरर करके आया उसका एरर है ये। तो क्या होगा मीन वैल्यू कितनी आई 1.32। मीन वैल्यू बच्चों कितनी आई 1.32 माइनस 1.29। तो इसने कितना एरर कर दिया बच्चों 0.03 का। कितना एरर कर दिया 0.03 का। ऐसे सेकंड पर्सन को देखा हमने, उसने कितना एरर किया 1.32 माइनस 1.32। इसने बिल्कुल भी एरर नहीं किया, तो कितना आ गया 0.00। थर्ड पर्सन को देखा हमने, उसने कितना एरर किया 1.32 माइनस 1.30, दैट इज 0.02। कितना करा 0.02। फोर्थ पर्सन को बुलाया हमने कहा तेरा एरर बताते हैं हम, तूने कितना किया, तो उसने कितना किया 1.33। उसने बच्चों किया -0.01। ठीक है, मतलब वो वैल्यू क्या ले आया, बड़ी वैल्यू ले आया। माइनस का मतलब क्या होता है कि उसने बड़ी वैल्यू ले ली ट्रू वैल्यू से x5। फिफ्थ पर्सन ने कितना एरर किया 1.32 माइनस 1.34। ये भी बड़ी वैल्यू लेकर आया है, इसने कितना एरर कर दिया -0.02। सिक्स पर्सन ने कितना एरर किया बच्चों 1.32 माइनस 1.36। इन मास्टर जी ने 0.04 का एरर कर दिया माइनस में, लेकिन बड़ा क्योंकि बड़ी वैल्यू लेकर आए हैं ये। x7 इन्होंने कितना एरर किया 1.32 माइनस 1.33। इन्होंने एरर किया -0.01 का। तो अब आपको इंडिविजुअल एरर मिल गया, सभी लोगों ने कितना एरर किया 0.03, 0.00, 0.02, माइनस 0.01, माइनस 0.02, माइनस 0.04, माइनस 0.01। ये है इंडिविजुअल पर्सन्स ने कितना एरर किया। अब बच्चों मैं इंडिविजुअल पर्सन्स का एरर तो याद रखूंगा नहीं, मैं क्या करूंगा एरर्स का मीन निकाल लूंगा, जिसको बच्चों क्या बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। ये एब्सोल्यूट एरर हमने निकाल लिए। एब्सोल्यूट एरर होता है कि जितने लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया हर बंदे ने कितनी गलती करी, ये होता है बच्चों एब्सोल्यूट एरर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन का सिंबल होता है ये, ठीक है, और ये किसका सिंबल था एब्सोल्यूट एरर। जिसका मीन निकालना होता है उसके ऊपर बार लगा देते हैं, और मान लो मेरे को पी का मीन निकालना है तो मैं पी के ऊपर बार लगा दूंगा। इस बार मैं किसका मीन निकाल रहा हूँ एब्सोल्यूट एरर्स का, तो एब्सोल्यूट एरर के सिंबल के ऊपर मीन लगा दूंगा। तो अब ये देखेंगे बच्चों, देखो जब भी मीन निकलेगा भले ही माइनस हो भले ही प्लस हो, हम क्या करते हैं मोड में वैल्यू लेते हैं, डेल x1 प्लस डेल x2 मोड डेल x2 एंड सो ऑन प्लस डेल x7। सबकी वैल्यू क्या होती है मोड। तो बच्चों और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी 7। तो प्यारे बच्चों क्या होगा, मोड लगाने का क्या फ़ायदा होगा, ये जो माइनस वाले थे ना ये भी प्लस बन जाएंगे, ये जो माइनस वाले थे ये भी प्लस बन जाएंगे। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें माइनस साइन नहीं कंसीडर करना, हमने माइनस को भी प्लस ही मानकर चलना है और इन सबको ऐड कर देना है और इनका मीन निकाल देना है। मीन में कभी भी माइनस नहीं करते, इसलिए हमने मोड लगा दिया। मोड के बाद पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो बच्चों चलो अब देखते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू आई कितनी, इन सब का सम कितना आएगा। देखो माइनस साइन को इग्नोर कर दो क्योंकि मोड है, मोड माइनस को भी प्लस कर देता है। 3 2 5 6 8 12 13
3 2 5 6 2 8 4 12 और 1 13, यानी 0.13 अपॉन में 7, 0.13 अपॉन में 7। मीन एब्सोल्यूट एरर की कितनी वैल्यू है? 0.13 अपॉन में 7। चलो बच्चों अब इसको डिवाइड करो तो ये कितना आ जाएगा? 0.0 7 एकम 7 6 6 0 7 7 8 7 8 56। अब हमें डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट चाहिए, थर्ड वाला 5 से बड़ा है, तो हमारा आंसर बच्चों क्या बन जाएगा? 0.02। कितना बन जाएगा? 0.02। हाँ, कितना बन जाएगा बच्चों? आंसर कितना बन गया? 0.02। बिल्कुल ठीक है, मैं कैलकुलेशन चेक कर रहा था। ठीक है बच्चों, मीन एब्सोल्यूट एरर हमारा कितना निकल गया? 0.02। और निकाला कैसे? आई होप इट इज़ क्लियर टू यू किस तरह से ये निकलता है। सभी एरर्स का मीन निकाल लो, आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 0.02। कितनी वैल्यू है? 0.02। क्लियर है बच्चों? 2 डेसिमल प्लेस क्यों लिए? क्योंकि हमारे को क्वेश्चन में भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स दिए हुए हैं, इसलिए हमने 2 डिजिट तक इसको कंसीडर किया। इसके बाद बारी आती है बच्चों फ्रैक्शनल एरर की। इसके बाद बारी आती है फ्रैक्शनल एरर की। थोड़ी सी स्टेटमेंट मैं रब कर रहा हूँ। तो अब बच्चों हम निकालने जा रहे हैं फ्रैक्शनल एरर। क्या निकालने जा रहे हैं बच्चों? फ्रैक्शनल एरर। तो फ्रैक्शनल एरर कैसे निकलता है बच्चों? फ्रैक्शनल का दूसरा नाम क्या है? रिलेटिव एरर। फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर। बच्चों इसका सिंबल होता है डेल। क्या सिंबल होता है? डेल। ये इस तरह से। और आपने x वेरिएबल यूज़ किया है तो x लगा दो, कुछ और वेरिएबल यूज़ करते तो कुछ और लगाते। फ्रैक्शनल एरर बच्चों कैसे निकलता है? जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया आपका, जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया, इसको डिवाइड कर दो जो मीन वैल्यू आई थी 1.32 से। तो इसका फार्मूला क्या बना? मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू से डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएगा बच्चों फ्रैक्शनल एरर। तो ये बनेगा 2/132। तो ये बन जाएगा 1/12 तो डेल एक्स आ गया बच्चों। सॉल्व करो इसको। 0.10 लग गया, अभी भी नहीं जा रहा। 100 लग गया। 1 66 4 70 34 340 5 6 30 5। आपको डेसिमल के बाद 2 चाहिए, तीसरा वाला 5 है और 5 से पहले क्या है? ओड नंबर है। 5 से पहले क्या है? ओड नंबर है, तो ये इंक्रीज होगा ही होगा। तो ये बच्चों कितना आ गया? 0.02। तो मीन एब्सोल्यूट एरर बच्चों कितना आ गया? मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आ गया? 0.02। मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है बच्चों? 0.02, जो कि किसके फ्रैक्शनल एरर किसके इक्वल आ गया? 0.02 के इक्वल आ गया। अब लास्ट में आपको बच्चों क्या निकालना है? परसेंटेज एरर। क्या निकालना है बच्चों? परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है? परसेंटेज एरर क्या होता है बच्चों? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि डेल एक्स को मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो डेल एक्स की वैल्यू कितनी है? डेल एक्स की वैल्यू है 0.02। तो मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से तो ये कितना आ जाएगा? 2% का। कितना आ जाएगा बच्चों? 2%। यानी हमने सब कुछ निकाल लिया। फ्रैक्शनल एरर कितना आया था? 0.02। और परसेंटेज एरर कितना आ गया? 2%। परसेंटेज एरर कितना आ गया? 2%। क्लियर है बच्चों? इस तरह से हमें सभी बातें जो पूछी थी और हमने 1 बाय 1 उन सब बातों को कैलकुलेट कर लिया। सब बातों को हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है बच्चों? अब इसके आंसर को लिखा कैसे जाता है? अब बात आ गई बच्चों, इसके आंसर को लिखा कैसे जाता है। याद रखना, जब भी आंसर लिखना है, आंसर होता है ट्रू वैल्यू। आंसर होता है ट्रू वैल्यू प्लस माइनस जो भी हम एरर लिख रहे हैं। अब सपोज करो, मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूँ बच्चों, जरूरी है, यहाँ पे स्पेस चाहिए मेरे को। तो अब देखो ये लास्ट पोर्शन चल रहा है इस क्वेश्चन का। ये बच्चों 5 मार्क्स का क्वेश्चन दिखता है आपको एग्जाम, स्कूल एग्जाम में आपके। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन वो किस फॉर्म में पूछता है आपसे। क्वेश्चन में बोलेगा राइट द आंसर इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शनल एरर। राइट आंसर इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शनल एरर। तो आंसर लिखने का तरीका देखो बच्चों, आंसर होता है ट्रू वैल्यू प्लस माइनस
फ्रैक्शनल एरर। प्लस माइनस क्यों? क्योंकि ज़्यादा भी हो सकती है वैल्यू और कम भी हो सकती है। जैसे कहीं पे एरर है 0.1 का, तो और उसकी एक्चुअल वैल्यू है 1, तो हो सकता है कोई बंदा इसको 0.9 पढ़ ले, हो सकता है कोई बंदा इसको 1.1 पढ़ ले। तो ये रेंज होती है कि 0.1 कम और 0.1 ज़्यादा, तो इसलिए हम प्लस माइनस 1 लिखते हैं। ट्रू वैल्यू कितनी आई थी बच्चों इसकी? 1.32 प्लस माइनस, ट्रू वैल्यू मतलब मीन वैल्यू, प्लस माइनस फ्रैक्शनल एरर कितना है बच्चों? 0.02, फ्रैक्शनल एरर कितना है? 0.02 प्लस माइनस। इस तरह से हम आंसर को लिख देते हैं। आंसर लिखते हुए क्या ध्यान रखना है? ट्रू वैल्यू प्लस माइनस। यदि वो फ्रैक्शनल एरर की फॉर्म में पूछ रहा है तो फिर फ्रैक्शनल एरर की वैल्यू लिख दी जाएगी। लेकिन कई बार वो बोलता है राइट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज एरर। किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज एरर। तो वो कैसे लिखोगे बच्चों? सेम फॉर्मूला, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस परसेंटेज एरर, बस यहाँ पे परसेंटेज एरर आ जाएगा। ट्रू वैल्यू कितनी है? 1.32 प्लस माइनस परसेंटेज एरर कितना था? 2%। तो ये था बच्चों, इस तरह से हम इसको आंसर को लिख सकते हैं। आपको पता लगा ना फ्रैक्शनल एरर कैसे निकलता है? फ्रैक्शनल एरर का क्या फार्मूला था? मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। क्या फार्मूला बच्चों फ्रैक्शनल एरर का? मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर, याद रखना बच्चों, फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कहाँ से मिलती है हमारे को? मीन निकालने से। मीन वैल्यू को ही हम ट्रू वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। ये था किसका फार्मूला बच्चों? फ्रैक्शनल एरर का। और परसेंटेज एरर का क्या होता है? फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाता है बच्चों? फ्रैक्शनल एरर मिल जाता है। आई होप आपको क्लियर है ये क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका। एक तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एरर में, और इसके अलावा एरर में 1-2 तरह के क्वेश्चन और बनते हैं, मैं वो भी आपको करवा देता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ओके, 1 2 3। अब हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ एरर या सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर। एडिशन इन एरर या सब्ट्रैक्शन इन एरर। जैसे सपोज करो बच्चों एक रोड है, उसकी लेंथ आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसके अंदर उसने बताया कि आप एरर इतना कर सकते हो। जैसे कहीं पे मान लो मैं ऐसा लिख रहा हूँ बच्चों 2 ± 0.2। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो 2 है ये ट्रू वैल्यू है और ये एरर की वैल्यू है। तो मतलब ये जो है रेंज ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? 1.8 से माइनस कर दो और प्लस कर दो 2.2, इस तरह से ये वेरी करेगी इसकी रेंज। ये मतलब होता है इसका। तो हमारे को बोला बच्चों 2 roads having length 5 ± 0.3 and 3 ± 0.1 मीटर। किस में है? मीटर में। फाइंड द टोटल लेंथ, नंबर 1। Also find the difference in length of both road. Also find difference in the length of both roads. Difference in the length of both roads। 2 क्वेश्चन है बच्चों ये। पहला क्या कह रहा है? देखो L1 कितना दिया हुआ है? फर्स्ट रोड की लेंथ कितनी दी हुई है? 5 ± 0.3। सेकेंड रोड की लेंथ कितनी दी हुई है? 3 ± 0.1। हमसे क्या पूछ लिया? L टोटल, यानी कि L1 + L2 दोनों की लेंथ बतानी है हमारे को। कंबाइन लेंथ कितनी होगी? उस पूरी रोड की कंबाइन लेंथ कितनी होगी? टोटल लेंथ को मैंने कैपिटल L से डिनोट कर दिया। L1 कितना है? 5, L2 कितना है? 8, प्लस माइनस। अब देखो बच्चों इंडिविजुअल लेंथ में एरर है तो उनके सम में भी एरर होगा, लेकिन एक बात याद रखना, चाहे आप ऐड कर रहे हो चाहे आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, एरर को हमेशा ऐड करना, एरर को कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करना, एरर को हमेशा ऐड करना है, एरर को हमेशा ऐड करना है, एरर को हमेशा ऐड करना है। एक बात याद रखना, यहाँ पे मैं सम क्यों करा इन दोनों का? क्योंकि मुझसे टोटल लेंथ पूछी थी, लेकिन एरर जो होगा एरर का सम ही होगा। चाहे कुछ भी हो जाए एरर का हमेशा सम करना है आपको, ठीक है बच्चों।
अब ये था टोटल लेंथ, क्या है टोटल लेंथ ऑफ बोथ द रोड्स। अब दूसरा केस निकालते हैं डिफरेंस। डिफरेंस निकालेंगे दोनों रोड का, उनको भी मैंने कैपिटल एल से डिनोट कर दिया, कैपिटल एल डी लिख दिया साथ में, डिफरेंस ऑफ बोथ द रोड्स। तो 5 - 3 कितना आएगा 2, 5 - 3 कितना आएगा 2, प्लस माइनस 0.3 और 0.1। मैंने क्या बोला, एरर हमेशा ऐड करना है, चाहे आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो चाहे आप ऐड कर रहे हो, आपको एरर हमेशा ऐड करना है। तो 2 + -0.4, तो डिफरेंस इन लेंथ का क्या आंसर आएगा 2 + -0.4। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो वो नई लेंथ, नई जैसे एक रोड ये थी एक रोड ये थी, इन दोनों को मिलाकर एक कंबाइन रोड बनाई, तो उसके अंदर कितनी, उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी 7.6 to 8.4। देखो 7.6 माइनस करके देख लो, 7.6 से लेकर 8.4, मतलब इसकी जो वैल्यू है इससे बाहर नहीं जा सकती, इसकी वैल्यू इससे बाहर नहीं जा सकती। हमने सभी तरह से एरर को इसके अंदर इंक्लूड करके देख लिया। आई होप इट इज़ क्लियर। चलो इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की तरफ चलेंगे। क्लियर है बच्चों, ये क्लियर है, ये स्क्रीनशॉट ले लो। बस क्या याद रखना है, चाहे सम हो रहा हो चाहे डिफरेंस हो रहा हो, लेकिन एरर का हमेशा आपने सम करना है, एरर का हमेशा सम करना है, याद रखना, चाहे सम हो चाहे डिफरेंस, ठीक है। Mass of two balls are 2 ± 0.3 kg and 3 ± 0.1 kg। ठीक, फाइंड टोटल मास एंड डिफरेंस इन मास, डिफरेंस इन मास। टोटल मास निकालो और मास का डिफरेंस निकालो। प्यारे बच्चों, m1 किसके इक्वल है 2 ± 0.3 के इक्वल, m2 किसके इक्वल है 3 ± 0.1 के इक्वल। हमें टोटल मास निकालना है, यानी हमें क्या करना है m1 + m2, ठीक है। तो m1 कितना है 2 + 3 कितना आ जाएगा 5। अब आगे बात एरर की, एरर को भी हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, एरर को हमेशा ऐड होता है, इतने केजी आ गया हमारा मास। तो बच्चों बॉल का, दोनों बॉल को जब कंबाइन किया तो इतना मास आ गया। अब दोनों बॉल का हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, उसको हमने MD बोल दिया, दोनों बॉल का डिफरेंस। तो पहले वाली बॉल माइनस दूसरे वाली बॉल। बच्चों एक बात याद रखना, जब भी डिफरेंस वर्ड यूज़ किया जाता है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आता है, आंसर हमेशा पॉजिटिव में आता है। जैसे मैं आपसे पूछूं, पहले मैं बोल रहा हूँ 2 - 3 करो, आंसर कितना आएगा -1। अब मैं बोल रहा हूँ 2 and 3 का डिफरेंस बताओ, 2 and 3 का डिफरेंस बताओ। डिफरेंस के लिए भी करते तो माइनस है, लेकिन आंसर प्लस में आता है, आंसर को हम प्लस में लेते हैं, क्योंकि डिफरेंस के लिए मोड लग जाता है, डिफरेंस के लिए मोड लग जाता है, और मोड नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव बना देता है। तो जब भी डिफरेंस वर्ड की बात हो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में, आंसर हमेशा पॉजिटिव में करना, ठीक है बच्चों। तो डिफरेंस इन मास क्या आएगा MD, m1 - m2, 2 - 3 -1, लेकिन डिफरेंस है इसलिए हम क्या लेंगे 1, प्लस माइनस एरर को सिर्फ और सिर्फ ऐड करना है 0.4। एरर को कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करना, एरर को ऐड करना है। एक्चुअल वैल्यू को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। जैसे यहाँ पर सम करना था तो एक्चुअल वैल्यूज़ को ऐड कर दिया, यहाँ पे डिफरेंस करना था तो एक्चुअल वैल्यू को माइनस कर दिया, लेकिन दोनों ही केसेस में एरर ऐड हुआ, एरर हमेशा ऐड होगा, ठीक है बच्चों। 1 2 3 ओके। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ एरर। इस टॉपिक को बोला जाता है प्रोपोगेशन ऑफ एरर। एरर फैलता कैसे है, किसी भी एक्सपेरिमेंट में या कैलकुलेशंस में एरर फैलता कैसे है वो देखते हैं अब हम। जैसे बच्चों मैंने आपको बोला किसी एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसकी लेंथ है 2 ± 0.2 मीटर, ठीक है, और उसकी ब्रेथ है 1 ± 0.1 मीटर।
अब मैंने बोला कि मुझको एरिया बताओ, क्या बताओ बच्चों, एरिया कैलकुलेट करके बताओ। आपको इस सवाल में क्या बताना है, एरिया बताना है। क्या बताना है बच्चों, एरिया। क्या बताना है, एरिया। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब देखो एरिया बन किन चीज़ों से रहा, लेंथ और ब्रेथ से बन रहा ना। अब लेंथ और ब्रेथ में एरर है, लेंथ और ब्रेथ में एरर है, तो एरिया में भी एरर आएगा ही आएगा। तो जो एरिया आएगा बच्चों वो किसके इक्वल होगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। डेल्टा जो वर्ड होता है ये एरर को शो करता है। डेल्टा मतलब चेंज को भी शो करता है और एरर को भी। इस केस में एरर को शो करेगा, और डेल्टा के साथ जो चीज़ लग जाएगी उसके अंदर एरर को शो करेगा। डेल्टा किसके साथ लगा, एरिया के साथ, तो यानी एरर इन एरिया। अगर यूँ लगा होता तो एरर इन वॉल्यूम, ऐसे लगा होता तो एरर इन डेंसिटी, ऐसे लिखा होता, इसका मतलब एरर, इसका मतलब एरर, और किस में, प्रेशर में। तो इस तरह से जिसके साथ ये लगता है उसमें, तो यानी हमें जो फाइनल आंसर करना है वो इस तरह से करना है। फाइनल आंसर हमारे को इस तरह से करना है। याद रखना ये ऐड और सब्ट्रैक्ट का केस नहीं है, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड का केस है। ऐड और सब्ट्रैक्ट में तो सीधा एरर को ऐड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एरर को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये मल्टीप्लाई का केस है। तो सबसे पहले आपने ए निकालना है, एरिया। ए का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 2, एरर नहीं लिखना अभी। ब्रेथ कितनी है 1, तो एरिया कितना आ गया 2। यहाँ से आपको एरिया की वैल्यू मिल गई 2 मीटर स्क्वायर। एरिया की वैल्यू मिल गई 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों आगे बात डेल्टा ए कैसे निकालते हैं, ये फार्मूला याद कर लो बस। इसके बाद साथ ही आपका जितने भी मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन है सब कवर हो जाएंगे। तो हमेशा जिसका एरर निकालना है, जिसका एरर निकालना है उसको लिखो, यानी एरिया में एरर निकालना है डेल्टा ए। किस में निकाल रहे हैं, फिर उसकी ट्रू वैल्यू को लिखो, एरिया। अब ये बना किन किन चीज़ों से हुआ है, लेंथ से। तो अब लेंथ में कितना एरर है, डेल्टा एल, और ब्रेथ में कितना एरर है, डेल्टा बी। ये फार्मूला बनता है हमारा। अब देखो डेल्टा एल क्या है, लेंथ में एरर। लेंथ में एरर कितना है 0.2। चलो पहले डेल्टा ए, एरिया की वैल्यू कितनी आई बच्चों, एरिया की वैल्यू आई 2। एरिया की वैल्यू आई 2। लेंथ में कितना एरर है 0.2। एक्चुअल लेंथ कितनी है 2, प्लस ब्रेथ में कितना एरर है 0.1। एक्चुअल लेंथ कितनी है 1। इसको सॉल्व करोगे 2 10 हो जाएगा, 1/10, तो यानी कितना आ जाएगा 0.1। कितना आ जाएगा बच्चों 0.1, और वहाँ पे भी इसको सॉल्व करोगे ये कितना आ जाएगा 0.1, और वहाँ कितना आ जाएगा 0.1। तो डेल ए अपॉन 2 कितना आ गया बच्चों 0.2। तो यहाँ से डेल ए की वैल्यू कितनी आ गई 2 मल्टीप्लाई 2 0.4। कितनी वैल्यू आ गई बच्चों 0.4। एरर इन एरिया कितना आया 0.4। कितना आया बच्चों 0.4। अब देखो ऐड मत करना, वो तो 0.3 बन रहा है। मल्टीप्लाई भी मत करना, 0.2 बन रहा है। एरर फैल जाता है जब भी कोई मल्टीप्लाई या डिवाइड का केस होता है, एरर बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो एरर की वैल्यू कितनी आई बच्चों 0.4। अब आंसर कैसे लिखा जाएगा, आंसर एरिया था। एरिया किसके इक्वल था, ए प्लस माइनस डेल्टा ए के इक्वल। ए की वैल्यू कितनी आई है 2 प्लस माइनस 0.4। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से मल्टीप्लाई डिवाइड के क्वेश्चंस को किया जाता है। बस ये फार्मूला ध्यान रख लेना, और कब यूज़ करना है, जब एरर निकालना है। एक्चुअल वैल्यू तो सिंपल फार्मूले से निकल जाती है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ले लो बच्चों स्क्रीनशॉट, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिख लिया बच्चों 1 2 3। A particle is moving with the speed of जो उसकी स्पीड है वो है 5 प्लस माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से वो चल रहा है फॉर अ टाइम 3 प्लस माइनस 0.3 सेकेंड के लिए, ठीक है। फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट, फाइंड इट्स डिस्टेंस। हमें क्या बताना है बच्चों, डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। अब देखो बच्चों आपको दिया क्या हुआ है, स्पीड दी हुई है कितनी 5 प्लस माइनस 0.5। टाइम कितना दिया हुआ है बच्चों 3 प्लस माइनस 0.3। तो डिस्टेंस क्या होता है v इंटू टी, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब डिस्टेंस देखो बच्चों, डिस्टेंस बन किससे रहा है,
v इंटू टी से बन रहा है, v में भी एरर है, v में भी एरर है और t में भी एरर है, यानी डिस्टेंस में भी एरर आएगा। तो आंसर लिखा कैसे जाएगा, s प्लस माइनस डेल्टा s प्लस माइनस डेल्टा s। पहले s निकाल लो, s तो सिंपल फार्मूला लगेगा v इंटू टी। v की एक्चुअल वैल्यू कितनी है 5 और t की एक्चुअल वैल्यू कितनी है 3, तो कितना आ गया 15। तो यानी डिस्टेंस कितना आ गया 15 मीटर। डिस्टेंस कितना आ गया बच्चों 15 मीटर। अब बात आ गई डेल एस निकालने की, तो फार्मूला क्या बोलेगा वो याद करो, डेल एस बटा एस। ठीक है, डेल एस बटा एस, डेल एस बटा एस। और फार्मूला क्या था इसका, v इंटू टी। क्या था फार्मूला, s इज इक्वल टू वी इंटू टी। ठीक है, इसका एरर क्या हो जाएगा, डेल एस अपॉन एस। v का क्या हो जाएगा, डेल v अपॉन वी। मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो बीच में प्लस ही आता है, डेल्टा टी अपॉन टी। मल्टीप्लाई हो अगर मान लो यूं भी लिखो तो v बटा टी, तो मैं क्या लिखता है डेल v प्लस डेल टी बटा टी। हमेशा याद रखना इस बात को। चलो डेल एस कितना है, यही हमारे को फाइंड आउट करना है, शायद डेल एस यही फाइंड आउट करना है। एस कितना है बच्चों, एस इज 15 मीटर। ठीक है, डेल वी कितना है, वेलोसिटी में एरर कितना है 0.5 का, एक्चुअल वेलोसिटी कितनी है 5, टाइम में एरर कितना है 0.3 का, टाइम में एरर कितना है 0.3 का, एक्चुअल टाइम कितना है 3। तो डेल एस अपॉन 15 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा बच्चों 0.1 प्लस 0.1 इज इक्वल टू 0.2। तो डेल एस किसके इक्वल आ गया 3 के इक्वल। दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, किसके इक्वल आ गया 3। अब आंसर कैसे लिखा जाएगा बच्चों, आंसर कैसे लिखा जाए, s प्लस माइनस डेल्टा s। तो s की वैल्यू कितनी आई है 15 प्लस माइनस डेल्टा s की वैल्यू कितनी आई है 3 इतने मीटर। ये आंसर है बच्चों। ठीक है, समझ आ गया आपको मल्टीप्लाई वगैरह का क्वेश्चन कैसे आएगा, एरर कैसे सोल्व करना है आपको। एक और क्वेश्चन कराता हूँ जिसमें डिवीजन यूज होगी और फॉर्मूला सेम ही रहेगा। 1 2 3 रब कर रहा हूँ बच्चों। The mass of object is 2 plus minus 0.2 kg. ठीक है, and its volume is 10 plus minus 0.1, 10 प्लस माइनस 0.5 कर लो, चलो 10 प्लस माइनस 0.5 मीटर क्यूब। फाइंड इट्स डेंसिटी, फाइंड इट्स डेंसिटी। हमें क्या बताना है, डेंसिटी बताना है। ठीक है बच्चों, चलो गिवन क्या क्या है, मास दिया हुआ है कितना 2 प्लस माइनस 0.2 kg। तो बच्चों 2 क्या है, ट्रू वैल्यू ऑफ मास। 0.2 क्या है, इतना एरर उसमें हो सकता है, प्लस में भी माइनस में भी। रेंज कितनी होगी 1.8 से लेकर 2.2 तक। ठीक है, चलो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 10 प्लस माइनस 0.5 मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, ट्रू वैल्यू वॉल्यूम की कितनी है 10 और प्लस माइनस 0.5। ठीक है, ये क्या है एरर इन वॉल्यूम, ये क्या है ट्रू वैल्यू ऑफ वॉल्यूम और ये क्या है एरर इन वॉल्यूम। अब हमें क्या बताना है, डेंसिटी। क्या बताना है बच्चों, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। और डेंसिटी का सिंबल क्या होता है, रो एम बटा वी, रो एम बटा वी। अब देखो डेंसिटी बन किससे रही, मास और वॉल्यूम से। मास में भी एरर है, वॉल्यूम में भी एरर है, तो डेंसिटी में भी एरर आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डेल प्लस माइनस डेल्टा डेल। ये आंसर करना है बेसिकली हमारे को। तो सबसे पहले टास्क क्या है, डेल फाइंड आउट करो, फिर डेंसिटी फाइंड आउट करो, फिर एरर इन डेंसिटी फाइंड आउट करो। तो बच्चों डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे तो सिंपल मास अपॉन वॉल्यूम का फार्मूला लगा देंगे। तो डेंसिटी, मास कितना है, एक्चुअल मास चलेगा अभी 2/10, यानी कि 1। एक्चुअल मास बच्चों कितना है 2 और वॉल्यूम कितना है 10। तो यहाँ से डेंसिटी की वैल्यू कितनी आ गई 0.2। ठीक है, डेंसिटी कितनी आ गई, यहाँ से एक्चुअल वैल्यू ऑफ डेंसिटी कितनी आ गई 0.2। अब हमें क्या बताना है, एरर इन डेंसिटी। एरर इन डेंसिटी कैसे बताओगे, ये देखो इसको यूज़ करो फार्मूले को। जो चीज़ जिसका फार्मूला होता है उसका एरर अपॉन में वही चीज़ जिसमें एरर ढूंढ रहे हैं हम,
फिर मास है यानी मास के अंदर एरर अपॉन मास में एरर ढूंढ रहे तो मास प्लस वॉल्यूम है, डिवाइड में है तो भी प्लस आएगा, मल्टीप्लाई में है तो भी प्लस आएगा। वॉल्यूम के एरर को लिखो डेल वी अपॉन वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से इसमें हमें इसकी वैल्यू हमें चाहिए, ये कितना है 0.2, एरर इन मास कितना है 0.2, एक्चुअल मास कितना है 2, वॉल्यूम कितना है 10 और सॉरी एरर इन वॉल्यूम कितना है 0.5 और एक्चुअल वॉल्यूम कितना है 10। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से एरर इन डेंसिटी कितना आ जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा अपॉन 0.2 इज इक्वल टू 0.1 प्लस 100 हो जाएगा 0.05। तो इनको सॉल्व करेंगे बच्चों, ये किसके इक्वल आ जाएगा 0.15 कितना आ गया 0.15, किसके इक्वल आ गया 0.15 के इक्वल। तो यहाँ से डेल रो कितना आ जाएगा, अपॉन का 0.2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 330 और 3 के बाद पॉइंट लगेगा 0.030। तो अब हमारे को डेसिमल के बाद कितने चाहिए, सिर्फ एक ही एरर चाहिए, एक ही चाहिए। तो ये कितना आ गया बच्चों 0.2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 0.3 ले लेंगे, जीरो को नेगलेक्ट कर देंगे, जीरो को क्या कर देंगे बच्चों नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, ओके। अब हमें आंसर लिखना है, अब हमारे को बच्चों आंसर लिखना है। डेल रो मैंने कितना लिख दिया 0.03, जीरो आया था, इस जीरो को मैं कंसीडर नहीं कर रहा, इस जीरो को मैं कंसीडर नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि सोचो बच्चों मल्टीप्लाई का केस है, 10 2, दोनों में से किसके पास लेस सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके पास कितने हैं 1। तो हमारे को आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए 1 चाहिए। अगर मैं 0 लगा दूंगा तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 2, लेकिन मुझे 1 चाहिए। तो बच्चों आंसर क्या बना, डेल प्लस माइनस डेल। डेंसिटी कितनी आई थी हमारी 0.2, कितनी आई थी 0.2 और प्लस माइनस कितना आ जाएगा 0.03, यूनिट क्या आ जाएंगे केजी पर मीटर क्यूब। इस तरह से बच्चों हम मल्टीप्लाई का क्वेश्चन हो, डिवाइड का क्वेश्चन हो, कोई भी कर सकते हैं। ये तो मेरी वैसे ही सवाल करते करते मैंने वैल्यूज़ को बनाया, लेकिन जब आप बुक की वैल्यूज़ के साथ करोगे तो आपको आंसर में कंट्रोवर्सी नहीं मिलेगी, वो आसानी के साथ आपका मैच करेगा। ठीक है, बस प्रोसीजर ये फॉलो करना, चाहे डिवाइड हो चाहे मल्टीप्लाई हो, यहाँ पर प्लस ही लगाते हैं। तो ये था बच्चों मल्टीप्लाई और डिवाइड को कैसे डील करना है एरर में। अब इसके बाद हम देखते हैं एक और क्वेश्चन जिसके अंदर परसेंटेज एरर के बारे में बात की गई है। तो रब कर रहा हूँ बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो 1 2 3। पावर्स में दिया हो या अपॉन में भी हो, मल्टीप्लाई में भी 2-3 टर्म्स हो, उसके अंदर एरर को कैसे फाइंड आउट करना है ये देखते हैं बच्चों। देखो आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू ए स्क्र बी क्यूब अपॉन सी इंटू डी की पावर 4। ये आपको एक वैल्यूज दे रखी है। x किसके इक्वल दिया हुआ है ए स्क्र, x किसके इक्वल दिया हुआ है ए स्क्र बी क्यूब अपॉन सी इंटू डी की पावर 4। अब सवाल सुनो ध्यान से, सवाल क्या है, हमसे बोला कि फाइंड दी फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर इन x। क्या करना है, फाइंड दी फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर इन x। तो याद करो फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर का फार्मूला क्या होता था बच्चों, फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर दोनों एक ही नाम से जाने जाते हैं, जिसे हम इस तरह लिखा था हमने। वो क्या होता था, डेल एक्स अपॉन एक्स। क्या होता था, डेल एक्स अपॉन एक्स, ट्रू वैल्यू एक्स बार होता था बेसिकली, और यहाँ पे भी बार होता था। आई होप इट इज़ क्लियर कि मीन एब्सोल्यूट एरर को जब हम मीन वैल्यू से डिवाइड कर देते थे तो हमारे को फ्रैक्शनल एरर मिल जाता था। तो यहाँ पे इसको कैसे करना है, अभी जो फार्मूला पढ़ा, डेल एरिया किसके इक्वल था, लेंथ इंटू ब्रेथ के। तो डेल ए निकालने का फार्मूला क्या था, डेल ए अपॉन ए। ये क्या है बच्चों, बेसिकली दैट इज फ्रैक्शनल एरर इन ए। ये क्या होता था, डेल एल अपॉन एल। ये क्या होता था, फ्रैक्शनल एरर इन लेंथ। ये क्या होता है, बी अपॉन बी, दैट इज फ्रैक्शनल एरर इन ब्रेथ। इस तरह से अब इसको हैंडल करो। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डेल एक्स अपॉन एक्स, यानी कि फ्रैक्शनल एरर इन एक्स। ये क्या टर्म है, फ्रैक्शनल एरर इन एक्स। अब इसको सॉल्व करो, पहले पावर को आगे ले आओ, पहले पावर जितनी भी हो उसको आगे ले आओ।
जैसे ये हो बच्चों ए स्क्वायर, मान लो ए क्यूब है तो क्या बन जाएगा 3 इंटू डेल ए अपॉन ए। मान लो बी की पावर 1/2 है तो क्या बन जाएगा 1/2 डेल बी अपॉन बी। ये फ्रैक्शनल एरर बन गया। तो पावर को इस तरह से हैंडल करते हैं, डेल ए अपॉन ए, बीच में मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो कुछ भी हो आपको सिर्फ प्लस लगाना है, पावर आगे आ जाएगी डेल बी अपॉन बी, डेल बी अपॉन बी। अब डिवाइड है चाहे मल्टीप्लाई है, लगाना क्या है बच्चों आपको प्लस। सी की पावर कितनी है 1 तो चाहे लिखो ना लिखो डेल सी अपॉन सी, प्लस मल्टीप्लाई है तो भी प्लस, डिवाइड है तो भी प्लस, 4 इंटू डेल डी अपॉन डी। तो ये क्या था बच्चों फ्रैक्शनल एरर इन एक्स। यही हमसे पूछा था फाइंड फ्रैक्शनल एरर इन एक्स, फाइंड फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर इन एक्स, यही हमारे को बताना था। तो वो किसके इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल एरर इन ए प्लस 3 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल एरर इन बी प्लस फ्रैक्शनल एरर इन सी प्लस 4 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल एरर इन डी। इस तरह से हम इसको आंसर कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों फ्रैक्शनल एरर को कैसे डील करना है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, रब कर रहा हूँ मैं। चलो बच्चों लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के लेक्चर का, दैट इज परसेंटेज एरर, दैट इज परसेंटेज एरर। मान लो z जो है वो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब अपॉन ए की पावर 2 एंड बी की पावर 4, ए इंटू बी की पावर 4 पर डिपेंड कर रहा है, ये इसका वैल्यू है। हमको बच्चों देखो गिवन क्या है, परसेंटेज एरर इन एक्स कितना दिया हुआ है 1% दिया हुआ है, परसेंटेज एरर इन वाई कितना दिया हुआ है 2% दिया हुआ है, परसेंटेज एरर इन ए कितना दिया हुआ है 1.5% दिया हुआ है, परसेंटेज एरर इन बी कितना दिया हुआ है 2.5% दिया हुआ है। अब सवाल हमसे क्या कह रहा है फाइंड, सवाल क्या कह रहा है फाइंड परसेंटेज एरर इन जेड, जेड में परसेंटेज एरर हमें निकालना है। अब याद करो बच्चों परसेंटेज एरर किसके बराबर होता था, परसेंटेज एरर फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर इंटू 100। फ्रैक्शनल एरर का क्या फार्मूला होता था डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, यानी ये चीज़ हमारे को चाहिए। अब जेड में परसेंटेज एरर निकालना है तो बेसिकली डेल जेड अपॉन जेड इंटू 100 ये करना है हमारे को। ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान में रखना, मतलब कि परसेंटेज एरर को सॉल्व करने के लिए पहले हमें फ्रैक्शनल एरर पे जाना है। तो इसके अंदर फ्रैक्शनल एरर कैसे निकलेगा, अभी अभी पिछला क्वेश्चन किया था, डेल जेड अपॉन जेड 2 टाइम्स ऑफ डेल एक्स अपॉन एक्स, डेल एक्स अपॉन एक्स प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल वाई अपॉन वाई प्लस, थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, फाइंड परसेंटेज एरर इन जेड और परसेंटेज एरर इन बी कितना दिया हुआ है 2.5% प्लस डेल ए अपॉन ए फ्रैक्शनल एरर इन ए प्लस 4 टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन बी, 4 टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन बी। ठीक है बच्चों, अब देखो आपको फ्रैक्शनल एरर इन जेड चाहिए, नहीं हमें तो फ्रैक्शनल एरर इन परसेंटेज एरर इन जेड चाहिए। तो क्या करो मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ 100 से, मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, 100 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। तो यहाँ करोगे बच्चों क्या आ जाएगा डेल जेड अपॉन जेड इंटू 100। ठीक है, इधर देखो इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई मतलब हर इंडिविजुअल टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 2 इंटू डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, ठीक है, प्लस 3 टाइम्स डेल वाई अपॉन वाई इंटू 100, ठीक है, प्लस डेल ए अपॉन ए इंटू 100, ठीक, प्लस 4 टाइम्स ऑफ डेल बी अपॉन बी इंटू 100। ठीक है बच्चों, अब ये टर्म क्या बन जाएगी, ये किसके इक्वल है, फ्रैक्शनल एरर ऑफ जेड को मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो परसेंटेज एरर इन जेड मिल गया मुझे 2 टाइम्स ऑफ, ये क्या मिल जाएगा, फ्रैक्शनल एरर ऑफ एक्स को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन एक्स प्लस 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन वाई प्लस ये क्या है परसेंटेज एरर इन ए। ठीक है बच्चों, प्लस 4 टाइम्स परसेंटेज एरर इन बी। ठीक है बच्चों,
अब देखो परसेंटेज एरर इन जेड ही मुझे कैलकुलेट करना है, एरर इन जेड 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन एक्स कितना दिया होगा 1%, तो 2 इंटू 1 यानी यहाँ पे क्या लिख दिया 1% प्लस 3 इंटू 2% प्लस परसेंटेज एरर इन ए कितना है 1.5% प्लस 4 टाइम्स ऑफ 2.5%। इन सबको सॉल्व कर लो बच्चों। परसेंटेज एरर इन जेड किसके इक्वल लगा 2% प्लस 6% प्लस 1.5% प्लस 1.5% प्लस 10% प्लस 10% इज इक्वल टू, ठीक है बच्चों। अब इनका सम कर दो, 2 और 6 8, 8 और 18 19.5%। ये क्या है बच्चों परसेंटेज एरर इन जेड कितना आया 19.5%, ठीक है बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट, ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये क्लियर हो गया कि किस तरह से एरर के क्वेश्चंस को डील करना है। थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट था वो शुरू में समझा दिया मैंने। फिर हमने देखा कि बहुत सारी रीडिंग्स दी हों तो उनका हम कैसे मीन वैल्यू निकाल सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर या फ्रैक्शनल एरर या परसेंटेज एरर। फिर इसके बाद बच्चों हमने प्रोपोगेशन ऑफ एरर देखा कि मल्टीप्लाई में एरर के साथ किस तरह से हैंडल करना है या सब्ट्रैक्शन में कैसे करना है, उसके बाद एडिशन में कैसे करना है और डिवीज़न में कैसे करना है। ये सब चीज़ें हमने कलेक्टिवली बच्चों इस लेक्चर में पढ़ ली। तो आई कैन एश्योर यू बच्चों जितने तरह के एरर के क्वेश्चन आपको स्कूल एग्जाम में देखने को मिलेंगे वो सब के सब मैंने कवर करने की कोशिश की है। बाकी क्वेश्चंस की आप बुक से प्रैक्टिस करो। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के अंदर कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, तो ये इसके बाद शायद एक लेक्चर और बनेगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट का और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तब तक मज़े करते रहो, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।